प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 और उदाहरण जो 4 उदाहरण बच रहे हैं 16.3 के, उनके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के। तो प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंद हैं। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का यादृच्छा चयन किया जाता है। बिना प्रतिस्थापन के मतलब है कि पहली गेंद निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखा है, फिर दूसरी गेंद निकालना, मतलब लगातार 2 गेंद निकालना। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है, मतलब हमें पता है कि यहां पे द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त है, तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है। तो हमें प्रथम चयनित गेंद भी लाल है की प्रायिकता निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, बेज प्रमेय में जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है वही हमारी E1 या E2 घटनाएं बनती है। तो ध्यान दीजिए, प्रथम चयनित गेंद ये हमारी E1 और E2 घटनाएं बना रही है। तो उत्तर की तरफ ध्यान दीजिए। माना घटना E1, हमने प्रथम गेंद को ही मान लिया। घटना E1 माना कि पहली चयनित गेंद लाल है। घटना E2 माना कि पहली चयनित गेंद काली है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, E1 और जो E2 घटनाएं हमने मानी हैं वो पहली गेंद पर आधारित है। पहली गेंद लाल भी हो सकती है चयनित, या फिर पहली गेंद काली भी हो सकती है, लेकिन दूसरी जो गेंद है वो फिक्स है, वो लाल है। उसने प्रायिकता पूछी है कि पहली गेंद चयनित गेंद भी लाल है। तो हमने घटना E1 और E2 पहली गेंद को ही माना है कि पहली चयनित गेंद लाल भी हो सकती है और या फिर पहली चयनित गेंद काली हो सकती है। तो हमने E1 E2 इसी को ही माना है। तथा यहां पे अन्य घटना बन रही है द्वितीय चयनित गेंद लाल। द्वितीय चयनित गेंद लाल जो हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमें E1 की प्रायिकता चाहिए और E2 की प्रायिकता चाहिए। E1 का मतलब है प्रथम चयनित गेंद लाल। तो हमारे पास लाल 3 है, 7 काली है, तो टोटल 10। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/10। E2 का मतलब है कि प्रथम गेंद काली है, तो काली 7 है, लाल 3 है, तो यहां पे E2 की प्रायिकता हो जाएगी 7/10। अब हमें A/E1 और A/E2 की प्रायिकता चाहिए। तो हमें इनको अब अच्छे से पढ़ना आ गया होगा। हमें पता है कि इनको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। तो E1 का मतलब है पहली गेंद लाल, तब दूसरी गेंद भी लाल होने की प्रायिकता। इसका मतलब है कि पहली गेंद काली, तब दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, हम A/E1 की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो A/E1 का मतलब हम दोबारा से पढ़ रहे हैं कि हमने पहली गेंद लाल निकाल ली, तब हमें दूसरी गेंद भी लाल निकालने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, यहां पे लगातार 2 गेंद निकल रही है। पहली गेंद निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखा जा रहा है। तो A/E1 का मतलब है पहली गेंद लाल निकाल ली, उसको बाहर रख दिया, फिर शेष बची हुई उनमें से दूसरी गेंद भी लाल निकाली। तो ध्यान दीजिए, थैले में 3 लाल और 7 काली है। यदि 3 लाल और 7 काली है, थैले में टोटल 10 हैं, इसमें से 1 लाल हमने बाहर निकाल के रख दी, तो हमारे पास टोटल 9 बची और लाल 2 बची। तब थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 2/9 होगी, ठीक है। अब A/E2 की तरफ ध्यान दीजिए। E2 का मतलब है पहली गेंद काली निकालना, तब थैले में हाथ देके दोबारा से दूसरी गेंद लाल निकालना। तो ध्यान दीजिए, हमारे पास 3 लाल और 7 काली गेंद हैं। यदि हम यहां से 1 काली गेंद निकाल के रख देते हैं साइड में, क्योंकि A/E2 का मतलब यही है कि E2 का मतलब है कि पहली गेंद काली निकालना, फिर उसके बाद दूसरी गेंद लाल निकालना। तो 3 लाल और 7 काली गेंदों में से 1 काली गेंद निकाल के हमने बाहर रख दी। टोटल हमारे पास 9 बची, ठीक है, जिसमें से 3 लाल और 6 काली बची, तो टोटल 9 बची। तब हम A की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो A का मतलब है लाल गेंद निकालना। तो लाल गेंद हमारे पास 3 है, तो 3/9, टोटल 9 है, तो 3/9। अतः बेस प्रमेय से वो हमसे क्या प्रायिकता पूछ रहा है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है। तो हमने प्रथम चयनित गेंद लाल E1 को माना है। तो E1/A इजिकल टू, हमें पता है बेस प्रमेय से, तो E1 आ रहा है ऊपर, तो E1 का ही आएगा और नीचे दोनों के लिए आएगा। तो E1/A इजिकल टू बराबर PE1 गुना P/E1 बटा में PE1 गुना P/E1 प्लस PE2 गुना P/E2। अब हम बारी बारी से मान रखते हैं। E1 का 3/10 और A/E1 का 2/9, तो दोनों को गुणा करके लिखना है हमें। E2 का और A/E2 का 7/10 और 3/9। तो यहां पे E1 का मान रखना है और फिर E2 का मान रखना है। तो ध्यान दीजिए, सबका लघुत्तम 90 आ रहा है। 10 गुना 9 90, 10 गुना 9 90,
और 10 गुना 9 90, तो सबका लघुत्तम कट गया। ऊपर बचा 3 दूनी 6, नीचे 3 दूनी 6 प्लस 7 या 21, ऊपर 6 है और नीचे 21 और 6 27, तो 6/27 आंसर आया 2/9। उदाहरण नंबर 18, एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें, मतलब यंत्र मशीनें लग रही हैं ए, बी व सी, कुल उत्पादन का क्रम से 25%, 35% व 40% बोल्ट बनाती है। मतलब एक बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है, कारखाना है जिसमें मशीन लग रही है एबीसी, तो वो कुल उत्पादन का क्रम से 25%, 35% व 40% बोल्ट बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रम से 5, 4 व 2% त्रुटिपूर्ण होता है। मतलब इन मशीनों के उत्पादन में जो बोल्ट बनते हैं उनमें से 5%, 4% व 2% त्रुटिपूर्ण बनते हैं। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है। मतलब प्रयोग स्टार्ट हो रहा है यहां पे, बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है। अब वो बोल्ट मशीन ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, और वह त्रुटिपूर्ण पाया गया। तो देखिए अन्य घटना है त्रुटिपूर्ण होना, क्योंकि सबसे पहले एक बोल्ट चुना गया फिर उसका त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो बोल्ट चुनना तो घटना E1, E2, E3 बनेगी, क्योंकि हमारे पास 3 तरह की मशीनें हैं, और त्रुटिपूर्ण बोल्ट होना ये अन्य घटना है। अब इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह बोल्ट मशीन बी द्वारा है, ठीक है, तो ये बेस प्रमेय का सवाल है। तो हमने माना घटना E1 मशीन ए द्वारा बोल्ट बनना, घटना E2 मशीन बी द्वारा बोल्ट बनना, और घटना E3 मशीन सी द्वारा बोल्ट बनाना, और घटना ए जो अन्य घटना ए है त्रुटिपूर्ण बोल्ट बनाना। अब हमें E1 की प्रायिकता, E2 की और E3 की प्रायिकता चाहिए। तो ध्यान दीजिए हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है मशीन ए पर 25% बोल्ट बनते हैं, बी पर 35% और सी पर 40%। तो E1 को हमने मशीन ए माना है, E2 को मशीन बी और E3 को मशीन सी। तो E1 की प्रायिकता 25/100, E2 की 35/100 और E3 की 40/100, ठीक है। अब हमें A/E1 की, A/E2 की और A/E3 की प्रायिकता चाहिए। तो इनका मतलब हम अच्छे से जानते हैं, इनको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं हम। तो E1 का मतलब है मशीन ए और ए का मतलब है खराब बोल्ट। तो मशीन ए पर बनने वाले खराब बोल्टों की प्रायिकता, मशीन बी पर बनने वाले खराब बोल्टों की प्रायिकता, मशीन सी पर बनने वाले बोल्टों की प्रायिकता, खराब बोल्टों की प्रायिकता। तो देखिए खराब बोल्टों की प्रायिकता क्रम से 5, 4, 2 दे रखी है प्रतिशत। तो A/E1 की प्रायिकता 5/100, A/E2 की प्रायिकता 4/100 और A/E3 की प्रायिकता 2/100। अतः बेस प्रमेय से तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। तो मशीन बी को हमने E2 माना है, तो अतः हमसे E2 की प्रायिकता, सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है ए के सापेक्ष, तो P/E2/A। तो बेस प्रमेय से E2 के बारे में पूछ रहा है तो ऊपर E2 के बारे में आएगा और नीचे तीनों का आएगा। तो P/E2/A बराबर P/E2 गुना PA/E2 बटा में P1 गुना PA/E1 प्लस P/E2 गुना PA/E2 प्लस P3 गुना PA/E3। अब हम बारी बारी से सबका मान रखते हैं। तो ये E1 वाले के हैं, ये E2 वाले के और ये E3 वाले के, तो इनको आपस में गुना करके लिखना है। तो पहले हमें ऊपर E2 का रखना है, तो 35/100 गुना 4/100, फिर नीचे E1 से E3 तक रखने हैं। तो E1 का है 25/100 गुना 5/100, E2 का 35/100 गुना 4/100 और E3 का 40/100 गुना 2/100। देखिए सबका लघुत्तम 2-2-100 आ रहा है, 10-10,000 है सबका लघुत्तम, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा ऊपर 35 गुना 4 140, 25 पंजू 125 प्लस 35 गुना 4 140 और प्लस 40 दूनी 80, क्योंकि सबका लघुत्तम समान है तो कट गया। तो ऊपर हुआ हमारे पास 140 बटा में 125 प्लस 140 प्लस 80 345। तो 5 से काटा तो आंसर आया हमारे पास 28/69। उदाहरण नंबर 19, 3 सर्वसम डिब्बे, मतलब 3 समान डिब्बे फर्स्ट, सेकंड व थर्ड दिए गए हैं, जहां प्रत्येक डिब्बे में 2 सिक्के हैं, ठीक है। डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं, डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं, और डिब्बे थर्ड में एक सोने का व एक चांदी का सिक्का है। मतलब 3
समान डिब्बे दिए गए हैं, दिखने में 3 समान डिब्बे हैं और तीनों डिब्बों में 2-2 सिक्के हैं और किस तरह के सिक्के हैं सोने चांदी के वो बताया गया है। ठीक है, अब एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है। तो सबसे पहला प्रयोग डिब्बा चुनना हुआ, तो हमारी यहाँ पे E1 E2 जो भी घटनाएं बनेंगी ये डिब्बों को चुनने पर बनेगी। फिर उसमें से एक सिक्का निकलता है, ये अन्य घटना घटित हो रही है, उसमें से सिक्का निकलता है। यदि निकाला गया सिक्का सोने का है तो ये हमारी अन्य घटना बनेगी, निकाला गया सिक्का सोने का है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। इसका मतलब पहला जब सिक्का सोने का निकला तो दूसरा भी सिक्का सोने का है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा कि डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के, इसका मतलब वो हमसे डिब्बे फर्स्ट की प्रायिकता पूछ रहा है E1 की। ठीक है, तो हम दिए हुए प्रश्न के अनुसार माना घटना E1 डिब्बा फर्स्ट चुनना, E2 डिब्बा सेकंड चुनना, E3 डिब्बा थर्ड चुनना। ठीक है, तथा अन्य घटना ए है सोने का सिक्का निकालना, चुने हुए डिब्बे में से सोने का सिक्का निकालना। अब 3 डिब्बों में से जो तीनों समान दिखने वाले डिब्बे हैं, 3 डिब्बों में से एक डिब्बे चुनने की प्रायिकता 1/3 होगी। ठीक है, तो E1 की प्रायिकता 1/3, E2 की प्रायिकता 1/3, E3 की प्रायिकता 1/3। 3 डिब्बों में से एक डिब्बा चुनने की प्रायिकता, प्रत्येक डिब्बे चुनने की प्रायिकता 1/3 होगी। अब हमें A/E1 की प्रायिकता चाहिए, A/E2 की और A/E3 की। तो हमें पता है इनको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, मतलब घटना E1 पहले घटित हुई है, उसके बाद घटना A घटित हुई है। इसी तरह से E2A, E3A। E1 का मतलब है जब हमने डिब्बा पहला चुना तो उसमें से सोने का सिक्का निकालना। तो ध्यान दीजिए डिब्बे फर्स्ट में दोनों सिक्के सोने के हैं, तो अनुकूल परिणाम भी 2 है यहाँ पे और कुल परिणाम भी 2 है। तो ये निश्चित प्रायिकता हो गई 2/2 1, क्योंकि डिब्बे फर्स्ट में जब भी हम सिक्का निकालेंगे तो हर बार हमारे हाथ सोने का ही सिक्का लगेगा, तो ये निश्चित प्रायिकता है। A/E2 जब हमने दूसरा डिब्बा चुना फिर उसमें से सोने का सिक्का निकालना। तो ध्यान दीजिए डिब्बे सेकंड में दोनों सिक्के चांदी के हैं, जब इसमें सिक्के चांदी के हैं तो सोने का तो निकलेगा ही नहीं। तो ये असंभव घटना है कि डिब्बे सेकंड में से सोने का सिक्का निकालना, ये असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। A/E3 जब हमने डिब्बा तीसरा चुना तो उसमें से सोने का सिक्का निकालना। तो ध्यान दीजिए डिब्बे थर्ड में एक सोने का व एक चांदी का सिक्का है, तो यहां पे सोने के सिक्के होने के अनुकूल परिणाम 1 और टोटल 2। तो A/E3 की प्रायिकता 1/2। अतः बेच प्रमेय से वो हमसे क्या पूछ रहा है, यदि निकाला गया सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। तो देखिए पहला सिक्का सोने का निकाला गया था, जब दूसरा सिक्का भी सोने का पूछ रहा है वो हमसे, तो दोनों सिक्के सोने के डिब्बे फर्स्ट में है और डिब्बे फर्स्ट को हमने E1 माना है। तो अतः बेस पर में से P/E1/A बराबर, तो E1 आ रहा है तो ऊपर E1 का और नीचे बाकी फिर तीनों का योग में आ जाएगा। तो P/E1/A बराबर P/E1 गुना PA/E1 बटा में P/E1 गुना PA/E1 प्लस P/E2 गुना PA/E2 प्लस P/E3 गुना A/E3। अब हम बारी से मान रखते हैं इनका, तो हम उसी हिसाब से लिखते हैं ताकि इनको आपस आसानी से हम लिख सकें। तो E1 का लिखते हैं 1/3 गुना 1, ठीक है, नीचे भी 1/3 गुना 1। E2 को लिखते हैं हम 1/3 गुना 0। E3 का लिखते हैं 1/3 गुना 1/2। तो ध्यान दीजिए प्रत्येक पद में 1/3 आ रहा है, तो सब में से हम 1/3 कॉमन लेके काट देते हैं। तो ऊपर बचा हमारे पास 1, नीचे भी 1 बचा। इसमें से भी जब हमने 1/3 कॉमन लिया तो यहां दूसरी संख्या 0 है और यहां पे 1/2 बचा। ठीक है, ऊपर तो 1 है, 1 और आधा हमें पता है 1.5 होता है, 1.5 को हम 3/2 लिखते हैं। अब 3/2 में 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आया यहाँ पे E1/A की प्रायिकता आई 2/3। एग्जाम्पल 20 राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2019 में आया था ये क्वेश्चन नंबर 30 पर, मतलब बोर्ड क्रम क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति के बारे में पता है, मतलब ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। मतलब एक व्यक्ति 4 बात बोलता है जिनमें से 3 बार सत्य होती है और एक गलत निकल सकती है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक पासे को उछाला जा रहा है, पासे को उछालने पर संख्या 6 आना और संख्या 6 नहीं आना।
ठीक है। इस पर व्यक्ति के सत्य असत्य बोलने की बात है। व्यक्ति सत्य कब बोलता है? जब पासे पर संख्या 6 आएगी, और व्यक्ति असत्य जब बोलता है जब पासे पर संख्या 6 नहीं आएगी। ठीक है, तो बेज प्रमेय के अनुसार जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है वही हमारी E1 E2 घटनाएं बनती हैं। तो पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो हम इसी को ही घटना E1 या फिर और E2 मानते हैं। ठीक है, तो हमने माना घटना E1 पासे पर वास्तव में 6 आना। ठीक है, तो E2 को हमने माना पासे पर वास्तव में 6 नहीं आना। देखिए, हमने प्रतिदर समष्टि का विभाजन पढ़ा था कि प्रतिदर समष्टि S की घटनाएं होती हैं E1 E2 E3 डॉट 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 En, जो प्रतिदर समष्टि S का विभाजन करती हैं, लेकिन ये परस्पर अपवर्जी होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो घटनाएं E1 E2 हैं, ये भी परस्पर अपवर्जी हैं। तो ध्यान देना, ये हमेशा परस्पर अपवर्जी होती है, इनका इंटरसेक्शन 5 होता है और इनकी प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पासे को उछाला, पासे पर संख्या 6 आना 6 नहीं आना, ये E1 E2 घटनाएं हो गई। अब यहाँ पे अन्य घटना हो रही है, व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि व्यक्ति के सत्य असत्य बोलने की बात हो रही है। तो अन्य घटना है कि व्यक्ति द्वारा बतलाना कि पासे पर अंक 6 आया। ठीक है, क्योंकि अंक 6 आने की स्थिति में ही व्यक्ति के सत्य असत्य की बात आएगी, तो यहाँ पे अन्य घटना व्यक्ति पर आधारित है। ठीक है, अब हम E1 की प्रायिकता निकालते हैं। E1 का मतलब है 6 आना, तो 1/6। E2 की प्रायिकता 6 नहीं आना, तो 5/6। ठीक है, अब हम A/E1 और A/E2 की प्रायिकता निकालते हैं। पासे पर वास्तव में 6 आया है, तब व्यक्ति द्वारा भी यही बतलाया जा रहा है कि पासे पर अंक 6 आया है। देखो, हमें पता है कि A/E1 नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, पहले घटना E1 घटित हुई है, फिर A। तो देखिए, पासे पर 6 आ रहा है, वास्तव में 6 आ रहा है, और व्यक्ति द्वारा भी यही बतलाया गया है कि पासे पर अंक 6 आ रहा है। तो इसका मतलब व्यक्ति सत्य बोलता है, और सत्य बोलने की स्थिति उसकी है कि वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। अब हम A/E2 की बात करते हैं। A/E2 का मतलब है कि पासे पर 6 अंक नहीं आया है, वास्तव में 6 अंक नहीं आया है, लेकिन व्यक्ति फिर भी कह रहा है कि पासे पर 6 अंक आया है। इसका मतलब व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो वो 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, तो इसका मतलब वो 1 बार असत्य बोल रहा है। तो यहाँ पे A/E2 की प्रायिकता 1/4। तो एक बार और देखते हैं हम इनकी प्रायिकता दोबारा से। A/E1 का मतलब है कि पासे पर अंक 6 आया है, और व्यक्ति भी यही बता रहा है कि पासे पर अंक 6 आया है, इसका मतलब व्यक्ति सत्य बोल रहा है। तो व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता है 4 में से वो 3 बार बोलता है सत्य, तो 3/4। अब A/E2 का मतलब है कि पासे पर अंक वास्तव में अंक 6 नहीं आया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बोल रहा है कि पासे पर अंक 6 आया है। इसका मतलब व्यक्ति असत्य बोल रहा है, और असत्य बोलने की स्थिति यह है कि व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो इसका मतलब वो 1 बार असत्य बोलता है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब देखिए, हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो पासे पर वास्तव में 6 आना E1 है, अतः बेस प्रमेय से हमें E1 की सहप्रतिबंध A के सापेक्ष प्रायिकता निकालनी है। तो P(E1)A, तो जब E1 ऊपर है तो हमें E1 के ऊपर लिखनी है, और फिर नीचे दोनों स्थितियां प्लस करके लिखनी है। तो P(E1)A बराबर P(E1) इंटू P/E1 बटा में P1 गुना P/E1 प्लस P2 गुना P/E2। अब हम बारी बारी से इनका मान रखते हैं। तो ये E1 की स्थिति है, तो 1/6 गुना 3/4, E1 का मान रख दिया। E2 नीचे पहले E1 का, फिर प्लस E2 का 5/6 गुना 1/4। तो ध्यान दीजिए, सबका लघुत्तम 24 आ रहा है, 6 चौक 24। तो लघुत्तम से लघुत्तम सबका कैंसिल कर दिया। ऊपर 1 गुना 3 बराबर 3, नीचे 1 गुना 3 प्लस 5 गुना 1। तो आंसर आया यहाँ पे E1/A की प्रायिकता है 3/8। उदाहरण नंबर 21, माना कि एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के परीक्षण 90% पता लगाने में, 10% पता न लगाने में सक्षम है। HIV से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी HIV नेगेटिव बताता है, जबकि 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। तो यहां से यहां तक हमें
एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता के बारे में बताया गया है। इसको मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि दो प्रकार के व्यक्ति लैब में जाते हैं, एक रोगी व्यक्ति और एक स्वस्थ व्यक्ति। रोगी व्यक्ति लैब में गया, उसने रोग की जांच करवाई और उसकी जांच में 90% रोग आता है और 10% कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसको रोग नहीं बताता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रोगी व्यक्ति की जांच कितने प्रतिशत सही, मतलब कितने प्रतिशत आ सकती है, 90% आ सकती है, और 10% ऐसा हो सकता है कि वो उसके रोग नहीं आए। ठीक है, अब स्वस्थ व्यक्ति रोग की जांच करवाने जाता है और हमें पता है कि जब स्वस्थ व्यक्ति रोग की जांच करवाने जाएगा तो उसके रोग आएगा ही नहीं। लेकिन लैब में क्या होता है कि 99% तो ऐसा होता है कि उसके रोग नहीं आने वाली रिपोर्ट आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1% ऐसी रिपोर्ट आ जाती है कि उसके रोग बताया जाता है। ठीक है, रोगी व्यक्ति जब लैब में जांच करवाने जाता है तो देखो, जब रोगी व्यक्ति जाएगा तो उसके तो रोग होगा ही 100%, लेकिन लैब में 90% ऐसे चांस होते हैं कि उसके रोग आने की संभावना बताते हैं और 10% ऐसे चांस होते हैं कि उसके रोग नहीं आने की संभावना बताते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति में 1% रोग आने की संभावना बताते हैं और 99% नहीं। ठीक है, अब हम सवाल को आगे पढ़ते हैं। एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV से ग्रसित है, मतलब एक बड़ी जनसंख्या है जिसका 0.1% HIV से ग्रसित है, इसका मतलब 99.9 स्वस्थ व्यक्ति हैं। ठीक है, में से एक व्यक्ति आदर्शा चुना जाता है। तो सबसे पहला प्रयोग हो रहा है किस जनसंख्या में से व्यक्ति चुनना, तो इसका मतलब हमारी E1 E2 घटना इस जनसंख्या में से व्यक्ति चुनने के लिए ही बनेगी, और उसका परीक्षण किए जाने पर रोग विज्ञानी HIV की उपस्थिति बताता है। तो यहां पे अन्य घटना क्या घटित हो रही है कि उस चुने गए व्यक्ति के HIV आना, मतलब HIV पॉजिटिव आना। ठीक है, तो हमें प्रायिकता निकालनी है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV ग्रस्त है। ठीक है, तो देखिए, बेच प्रमेय के अनुसार जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है वही हमारी E1 E2 घटनाएं बनती हैं। तो ध्यान दीजिए, माना घटना E1 HIV ग्रस्त व्यक्ति और E2 हमने मान लिया स्वस्थ व्यक्ति, मतलब HIV ग्रस्त व्यक्ति नहीं। ठीक है, तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो E1 मान लिया HIV ग्रस्त व्यक्ति और E2 मान लिया स्वस्थ व्यक्ति। अब अन्य घटना क्या हुई कि परीक्षण में HIV पॉजिटिव आना। यहां से यहां तक इस स्थिति के बारे में बताया हुआ है। तो E1 E2 और A HIV से पॉजिटिव आना। अब हमें E1 की प्रायिकता हमें दे रखी है 0.1%, तो 0.1/100, पॉइंट हटाया तो 1/1000। E2 हमें पता है E1 E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं, तो यहां और दोनों का यूनियन एक प्रतिदर समष्टि का निर्माण करता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि हमें E1 की प्रायिकता पता है तो हम E2 की 1 में से घटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 में से 1/1000 घटाया तो 999/1000। अब हमें A/E1 की प्रायिकता चाहिए। तो देखिए, इसको पढ़ना भी आना चाहिए, हम अच्छे से पढ़ना सीख गए होंगे। अब E1 को लेके चलना है, फिर उसके बाद घटना A के बारे में बात करनी है। तो E1 का मतलब है HIV ग्रस्त व्यक्ति और A का मतलब है परीक्षण में HIV पॉजिटिव आना। तो देखिए, जब व्यक्ति रोगी है, मतलब HIV ग्रसित है, तो उसके परीक्षण में HIV पॉजिटिव आना। तो देखिए, ऊपर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पूरा कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का परीक्षण 90% पता लगाने में है कि हाँ 90% बताते हैं कि इसके रोग है। तो A/E1 इसी बात पर आधारित है, तो इसकी प्रायिकता 90/100। अब A/E2 का मतलब है कि व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन जब भी उसके रोग की उपस्थिति आ रही है, मतलब HIV उपस्थिति आ रही है, क्योंकि A का मतलब HIV पॉजिटिव आना, तो व्यक्ति रोगी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, E2 का मतलब ये है, तब भी उसके रोग की उपस्थिति आना, HIV पॉजिटिव आना। तो देखिए, यहाँ पे 1% स्थिति दी हुई है कि लैब में गलती हो सकती है, स्वस्थ व्यक्ति की जांच में 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। तो A/E2 का मान हो गया 1/100। अतः बेच प्रमेय से वो हमसे पूछ क्या रहा है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV ग्रस्त है। क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV ग्रस्त है। तो हमने E1 माना था HIV ग्रस्त व्यक्ति,
तो अतः पेज पर में से पी ई वन अपॉन ए इजिकल टू पी वन गुना पी ए अपॉन ई वन बटा में पी वन गुना पी ए अपॉन ई वन प्लस पी टू गुना पी अपॉन ई टू। अब हम बारी बारी से मान रखते हैं। तो ई वन की ये स्थिति है 1/1000 गुना 90/100। तो ई वन का मान रख दिए, ई वन और ए अपॉन ई वन की प्रायिकता का 1/1000 गुना 90/100, फिर नीचे यहाँ पे 1/1000 गुना 90/100, फिर प्लस ई टू का 999/1000 गुना 1/100। तो ध्यान दीजिए सबके लघुत्तम में 5 जीरो वाली स्थिति आ रही है, ठीक है। तो सबका लघुत्तम समान है तो सबका लघुत्तम कट गया, तो ऊपर बचा 90, नीचे 90 प्लस 999, तो 90 बटा में 1089।